जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज है 28 मार्च और आज हम करेंगे एडिटोरियल्स का हल। तो दोस्तों जितने भी कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में आते हैं, चाहे वो हिंदू में है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस में है, चाहे वो बिजनेस लाइन में है, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स में है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि कैसे हम जो भी रेलेवेंट एडिटोरियल्स है 3 से 4 न्यूज़पेपर्स में से डे टू डे बेसिस पे आपके साथ डिस्कस करते रहें। तो दोस्तों आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम 4 रेलेवेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक एडिटोरियल रहेगा बिजनेस लाइन में से, 2 आर्टिकल्स रहेंगे इंडियन एक्सप्रेस में से और एक आर्टिकल रहेगा द हिंदू में से। तो दोस्तों टॉपिक वाइज अगर मैं बात करूं, देखिए हमने टॉपिक्स देखने हैं, न्यूज़पेपर जो मर्जी हो, तो जरूरी नहीं है कि हमको सिर्फ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ही फॉलो करना है अपनी प्रिपरेशन में। अगर हमको रेलेवेंट आर्टिकल्स ट्रिब्यून में से मिलते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में से मिलते हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया में से भी मिलते हैं, तो हमने वो आर्टिकल्स पढ़ने हैं, वो समझने हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें आज के डिस्कशन की, तो एक आर्टिकल रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, GS2 का कंपोनेंट है। एक आर्टिकल फिर रहेगा केयर इकोनॉमी से रिलेटेड, बिजनेस लाइन में आया है, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, तो ये GS1 और GS3 दोनों का कंपोनेंट बन सकता है। एक आर्टिकल अशोक गुलाटी ने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, तो ये आर्टिकल GS3 का कंपोनेंट बनता है रिलेटेड टू इंडियन एग्रीकल्चर। तो अशोक गुलाटी का हर फोर्टनाइट पे, हर 2 हफ्ते के बाद मंडेज को कोई ना कोई एडिटोरियल आता ही आता है। और एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से ओरिएंटेड, ये भी GS3 का कंपोनेंट बनता है और ये द हिंदू में आया है। दोस्तों एंड में आपके लिए एक होमवर्क होगा, वो होमवर्क ये है कि आपको एक MCQ दिया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से, ठीक है। तो आपने वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और उसके बाद एंड में, बिल्कुल लेक्चर के एंड में जाके एक और आपके साथ स्लाइड शेयर की जाएगी, जहां पे आपके पास ऑप्शन होगा कि 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। वो मींस आंसर राइटिंग ओरिएंटेड है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। पहला आर्टिकल चाइनीज चेकर्स रिटन बाय राम माधव इंडियन एक्सप्रेस में आया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, वो भी रिसेंटली इंडिया आए थे। देखिए पिछले 2 साल से चाइना और इंडिया के बीच में रिलेशंस काफी टेंस्ड हैं, LAC पे काफी टेंशंस बनी हुई हैं। तो अब वांग यी का ये कहना था कि चलो छोड़ो पुरानी बातें, अब ठीक है, नॉर्मल जैसे हम पहले थे वैसे का वैसा अपना रिश्ता रखते हैं, लेट्स हैव अ बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच। लेकिन यहां पे अगर हम अपनी बात करें, हमारे गवर्नमेंट का स्टैंड बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर हम अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की बात करें, S जयशंकर की बात करें, या अगर अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें, उन्होंने ये कहा कि देखिए आप आए हैं, हमारे मेहमान हैं, जरूर आइए, बातचीत करिए, यू मोर देन वेलकम। लेकिन हम पहले ये चाहेंगे कि भाई आप जो LAC पे जो इशू चल रहा है, जो डी एस्केलेशन जब तक आप नहीं करते हैं, जब तक आप अपने फोर्सेस को स्टेप बैक नहीं करवाते हैं जो LAC पे डिप्लॉयड है पिछले 2 सालों से, तब तक आगे बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो टफ टॉक है, दिस शोज ऑन द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स जो कि LAC में प्रेजेंट है, कि जब तक आप इनको पीछे नहीं हटाएंगे तब तक हम किसी भी बात पे नेगोशिएट नहीं करेंगे। तो वांग ही का ये कहना था कि चलो हम अभी शॉर्ट टर्म व्यू की क्यों बात करें, हम आगे आने वाले समय की बात करते हैं कि कितना पोटेंशियल है हम दोनों की इकोनॉमीज में, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब बातें। तो हम लॉन्ग टर्म व्यू की नहीं देखते हैं। तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने भी यही कहा कि भाई आप वेलकम हैं, आप आए इंडिया, बातचीत करने हैं, यू मोर देन वेलकम। लेकिन जो हमारे डेवलपमेंट है, जो हमारे रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच में, वो निर्भर करेंगे कि कैसे आप जो बॉर्डर के हमारे डिस्प्यूट्स हैं उसको कितनी जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी कि सीधे तौर पे हमने चाइना को ये बोला दैट द ओनस ऑफ इंप्रूविंग द टाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना दैट लाइज अपॉन यू। तो जैसे वांग यी के बारे में मैंने बताया, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि चलो सब ठीक है, बिजनेस एज यूजुअल के सब ठीक चल रहा है, पहले जैसा चलते हैं जैसे 2020 से पहले था, ठीक है। तो अगेन बार बार इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट में रीटरेट करा कि हम देखिए, हम पहले जैसे था हम वैसे चलाने को तैयार हैं, लेकिन आप पहले जो बॉर्डर का इशू है उसको पहले रिजॉल्व करिए। तो देखिए ये तो चाइना का बहुत टिपिकल तरीका है कहने का। देखिए चाइना की तो आदत है, ठीक है, वो बार बार मैं कहता रहता हूँ बात कि भी जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है, कि भी हांगकांग भी मेरा है, ठीक है, साउथ चाइना सी भी मेरा है, अक्साई चिन भी मेरा है, अरुणाचल भी मेरा है, तिब्बत भी मेरा है। तो ये तो चाइना की पुरानी आदत है। हमने ये बात बोली दैट देखो कि भाई आपकी आइडियोलॉजी जो मर्जी होगी, लेकिन हम अगर अपनी पंचशील की बात करें, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल इंटरेस्ट, ये तीनों पॉइंट्स हमारे लिए बहुत अहम है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारा नेशनल प्रिंसिपल जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ रिश्ते जरूर अच्छे करें, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली यू कैन रिजॉल्व द टाइज विद अस, खास करके जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ पिछले 2 साल से रहा है। तो यहां पे एक डेलिब्रेट प्रोवोकेशन की बात आती है। तो यहां पे आने से पहले जो वांग यी थे, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, वो यहां पे आने से पहले इस्लामाबाद गए थे। तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई थी, यानी कि इस संगठन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनकी मीटिंग हुई थी। और वहां पे वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है, चाइना का कोई बिजनेस नहीं है कश्मीर में कुछ मर्जी हो, ठीक है। तो जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है तब से पाकिस्तान और चाइना को कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। एनी हाउ, तो उन्होंने वहां पे कश्मीर का मुद्दा उठाया उस मीटिंग पे।
देखिए हमने तो कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया कि भाई आप तिब्बत में क्या कर रहे हैं या आप जिनजियांग में क्या कर रहे हैं, तो ये तो सबको पता है, ठीक है। कितने देशों ने विंटर ओलंपिक्स भी बॉयकॉट करे थे। हमने तो पहले नहीं कहा था कि विंटर ओलंपिक्स बॉयकॉट करना चाहते हैं, वो तो बाद में हमने फरवरी में जाके बोला कि विंटर ओलंपिक्स बॉयकॉट करेंगे। तो वहां पे जो जिनजियांग में जो उइगर मुस्लिम्स के ऊपर अट्रॉसिटीज हो रही हैं, हमने तो कभी किसी फोरम पे आवाज नहीं उठाई इस चीज को लेके। तो चाइना को क्या जरूरत पड़ी है कि हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करे। और दूसरी बात, जहां तक यूक्रेन की बात है, तो चाइना को इस बात की खुशी नहीं बनानी चाहिए। देखिए अगर हम चुप हैं, ठीक है, अगर हमारी मजबूरी है कि हम रशिया के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं, डजंट मीन कि हम पीस नहीं चाहते, डजंट मीन कि हम शांति नहीं चाहते। तो हमारी चुप्पी का कोई फायदा नहीं उठाना चाहिए चाइना को। तो यहां पे अगर चाइना या रशिया दोनों ये सोचे कि भी इंडिया चुप है, इंडिया ने अब्सटेन करा है यूएनएससी पे और यूएन पे, तो मींस इंडिया हमको सपोर्ट कर रहा है, तो मींस इंडिया रशिया के अग्रेशन को सपोर्ट कर रहा है। ये बात कहनी गलत होगी। चाइना तो सपोर्ट कर रहा है रशिया के अग्रेशन को, ठीक है। चाइना तो जस्टिफाई कर रहा है कि जो रशिया यूक्रेन में कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। हमने रशिया के अग्रेशन को सपोर्ट नहीं करा। रशिया हमारा पुराना मित्र है, ठीक है। हमारी कुछ मजबूरियां हैं कि हम रशिया के साथ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन वी आर कमिटेड टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ द लॉ एंड वी आर कमिटेड कि ये जो क्राइसिस है कितनी जल्दी डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व हो सकता है। चलिए दोस्तों, अगला आर्टिकल, केयर गिविंग द हिडन इंजन ऑफ द इकोनॉमी। तो केयर इकोनॉमी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो केयर इकोनॉमी एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए केयर इकोनॉमी की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ रही है। देखिए चाइल्ड केयर की बात करें, हम अगर हमारी फैमिलीज में कोई बुजुर्ग लोग हैं जो बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल की बात करें, देखिए आज के टाइम पे ना कंसेप्ट ज्यादा जॉइंट फैमिलीज का नहीं रहा, न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट है। तो आज के टाइम पे देखिए घर चलाने के लिए, ठीक है, आज के टाइम पे देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत हाई है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। अब उस चक्कर में बच्चे हैं या घर में बूढ़े हैं, उनकी पीछे से देखभाल कौन करेगा, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है उनका पीछे से देखभाल करना। अब अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें, जर्मनी की बात करें, कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यहाँ पे तो ये बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है, ठीक है, नानीज का, ठीक है। अब वो नानीज मेल नानीज भी हो सकते हैं, फीमेल नानीज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे, नॉर्थ इंडिया की बात करें, पंजाब हरियाणा की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कोर्सेज करते हैं नानीज का और बाहर जाके उनको जॉब्स मिलती हैं, कनाडा में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में जो केयर इकोनॉमी का जो कल्चर है वो थोड़ा बिल्डअप होना शुरू हो रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करें, देखिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। आज के टाइम पे 70-75 ईयर्स एक बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, साथ में दूसरी बात ये कि हम एक यंग पॉपुलेशन भी बहुत है, ठीक है, तो बच्चे भी बहुत पैदा हो रहे हैं, तो उनकी देखभाल करने के लिए डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अब बात यहां पे आती है, अगर हम केयर इकोनॉमी की बात करें तो अक्रॉस द वर्ल्ड केयर इकोनॉमी के जो प्रोविजंस हैं डिफरेंट कंट्रीज में काफी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो कोई ऐसे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स नहीं है जो केयर इकोनॉमी वर्कर्स हैं, तो बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन भी उनको देखने को मिलती है। तो फॉर एग्जांपल, चाहे उनकी सैलरीज कम हो, ठीक है, नॉन कंपनसेशन की बात करें, एक्सपोजर टू फिजिकल, मेंटल या सेक्सुअल हार्म की बात करें, ठीक है। अब जो प्रोविजनिंग ऑफ केयर इन इंडिया दैट ऑल्सो रिमेन्स वेरी वीक। इतना स्ट्रॉन्ग रोबस्ट फ्रेमवर्क अभी हम केयर इकोनॉमी वर्कर्स के लिए नहीं खड़ा कर पाए हैं। देखिए कितनी राहत मिलती है कि अगर देखिए आपके घर में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, आप उनकी देखभाल के कारण आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं या बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो अगर आप किसी को हायर कर लेंगे एज अ नानी, तो वो एटलीस्ट ये काम ठीक तरह से कर लेंगे, वो एटलीस्ट आपके बच्चों का या आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल कर लेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन एटलीस्ट इन द मीन टाइम आप बाहर जाके काम कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पैसे कमाने की। और साथ में केयर इकोनॉमी सेक्टर की अगर हम बात करें, यहाँ पे कितना इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और नौजवानों को मिल सकती है। अब इनएडिक्वेट गवर्नमेंट सपोर्ट की हम बात करें, देखिए अभी स्टडीज बताती हैं कि जैसे मैंने आपको भी बोला कि अभी जो कंसेप्ट है ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज का हो चुका है, जॉइंट फैमिलीज का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो जो डिमांड है फॉर द केयर इकोनॉमी वर्कर्स, फॉर द केयर वर्कर्स, दैट कुड बी एज हाई एज 5 मिलियन। अब इंडिया की राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी के चलते जो डिमांड है फॉर द एल्डरली केयर वो भी बढ़ रही है, ठीक है। तो अब जो उनके बच्चे हैं, ऑब्वियसली उनके पास टाइम नहीं मिल पाता, वो जॉब्स में बिजी होते हैं कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकें, तो एटलीस्ट पीछे से कोई अगर वहाँ पे वर्कर है, कोई नर्स है, कोई नानी है जो कि उनका ख्याल रख सकते हैं, तो एटलीस्ट दे कैन बी रिलीव्ड, एटलीस्ट वो अपनी जॉब कर सकते हैं इन द मीन टाइम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एस्टिमेट्स की बात करें तो 40% ऑफ द इमर्जिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर में लाई करती हैं। तो देखिए बहुत ही ज्यादा एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है ये वाला। तो जो रिच कंट्रीज हैं जिनके पास हायर टैक्स बेस है, जिनकी जो सोशल वेलफेयर पॉलिसीज हैं, तो वहां पे तो केयर इकोनॉमी सेक्टर काफी थ्राइव कर रहा है। और अगर मिडिल इनकम कंट्रीज की भी बात करें, दे ऑल्सो हैव पेड केयर सेक्टर्स दैट मेक अप मोर देन 15% ऑफ देयर एम्प्लॉयड पॉपुलेशन। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये सेक्टर बहुत ज्यादा खड़ी कर सकता है। पोटेंशियल की बात करें ऑफ द केयर इकोनॉमी, तो पहला स्टेप तो ये है कि देखिए गवर्नमेंट को कुछ रेगुलेशंस बनानी चाहिए, कुछ ऐसे प्रोविजंस बनानी चाहिए जहां पे ये सेक्टर थोड़ा और थ्राइव कर सकता है, ठीक है। पेड केयर वर्कर्स प्रोवाइड प्रोफेशनल स्किल्स दैट डिफर फ्रॉम द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ फैमिली केयर गिवर्स,
ठीक है। अब इनके पास सर्टिफिकेशन होती है, तो जैसे आपको मैंने बताया कि अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे नौजवान हैं जो कोर्सेज कर रहे हैं, नानी के कोर्सेज कर रहे हैं, जो कि बाहर वो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं उन कोर्सेज की, ताकि उनको बाहर जाके ये जॉब मिल सके। ठीक है, तो उनके पास सर्टिफिकेशन होती है चाइल्डहुड केयर की। ठीक है, उसके बाद दिस क्रिएट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन ऑल्सो। ठीक है, who are represented very disproportionately in the care sector। और ये जो स्टिग्मा है कि भी ये नानी वाला जो काम है कि आदमी नहीं कर सकते, सिर्फ औरत ही कर सकते, तो ये स्टिग्मा भी रिमूव हो रहा है। बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो एज अ केयर गिवर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंकरेज करेगा इस तरह का जो बिहेवियरल नॉर्म है, इस तरह का जो आउटलुक है कि आदमी ये काम कर सकते हैं, औरतें ये काम कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे कोई जेंडर डिवाइड नहीं होगा। तो सरकार को बहुत जरूरी है कि पब्लिक के बिहाफ पे कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेके आए, कोई ऐसी स्कीम्स लेके आए, कोई ऐसे लेजिस्लेशंस लेके आए जहां पे केयर सेक्टर को बहुत रोबस्ट बनाया जा सकता है। चलिए अगला आर्टिकल अशोक गुलाटी ने लिखा है फ्रॉम मिसाइल्स टू मील्स। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें आत्मनिर्भरता की, देखिए अब ये रशिया यूक्रेन के मुद्दे के चलते हमने बहुत बार ये बात करी कि जी हमारी मजबूरी थी कि हम रशिया के अगेंस्ट नहीं हो पाए। हमारी डिफेंस सेक्टर अगर हम बात करें कि हम डिफेंस का बहुत सारा सामान रशिया से मंगाते हैं, तो बात ये बार बार की जाती है कि कैसे हम डिफेंस इंडिजनाइजेशन के टुवर्ड्स मूव करें। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन तो करें, लेकिन हम खुद डिफेंस कि हम खुद ये चीजें यहाँ पे बनाएं, इंडिया में बनाएं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। तो ठीक है, ये डिफेंस की बातें होगी, यहाँ पे मिसाइल्स हम जरूर यहाँ पे बनाएं कि हम नहीं चाहते आगे जाके कल को कोई ऐसी बात हो, कोई फिर से क्राइसिस हो 20 साल के बाद, तो हम फिर से मजबूर रहें, फिर से वल्नरेबल रहें। ठीक है, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे अशोक गुलाटी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उठाई है कि चलो डिफेंस के मामले में हम टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफर कर लेते हैं, डिफेंस के मामले में इंपोर्ट कर लेते हैं, आने वाले समय में चलो हम कोशिश करेंगे कि इंडिजिनसली चीजें बनाएं, लेकिन एग्रीकल्चर के मामले में क्या बहुत जरूरी है कि हर एक चीज यहीं पे बनाई जाए? कि देखिए अब सेल्फ सफिशिएंसी अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो कितनी अजीबोगरीब प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आज भी लोग बहुत भूखे मर रहे हैं, लेकिन अनाज की कमी नहीं है। तो क्या ऐसे प्रोडक्ट्स, क्या ऐसे क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करने जरूरी है जहां जिनका कंपैरेटिव एडवांटेज हमारे पास नहीं है? क्या हर चीज यहाँ पे बनानी जरूरी है? कुछ चीजें हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं दैट जिन चीजों का कंपैरेटिव एडवांटेज हमारे पास नहीं है, तो वो चीजें हम यहाँ पे क्यों ग्रो करें? वो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट कर लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। वन शुड नॉट एस्पायर टू बी सेल्फ सफिशिएंट। हर एक चीज अगर हम यहाँ पे बनानी शुरू कर देंगे और अगर हम बहुत ज्यादा हाई टैरिफ सेट करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत कंपेटिटिव हो जाएगी प्राइसेस उसकी ग्लोबल इकोनॉमी में। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर इससे बहुत इनएफिशिएंसी ब्रीड होगी। नाउ यहां पे बात करी जा रही है कि देखो अगर हम एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, उसके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा है। हम एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन के ऊपर तो बहुत फोकस कर रहे हैं। वो बार बार ये बात करते हैं ना कि भाई जो राइस और वीट इतना ज्यादा हम ग्रो कर रहे हैं उससे वातावरण को कितना हार्म पहुंच रहा है। क्या जरूरी है कि इतना राइस और वीट हम ग्रो करते रहें? बार बार ये बात होती है कि जी हम पल्सेस बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, पाम ऑयल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और कितने लाखों करोड़ रुपए हमको देने पड़ते हैं ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, है ना। ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें, पाम ऑयल की बात करें, कितना सारा हम इंडोनेशिया से, मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो ये चीजें यहां पे भी बनाई जा सकती हैं। उल्टा वीट और राइस को बनाने में जो इनपुट्स लगते हैं वो बहुत ज्यादा है, एनवायरमेंटल हार्म होता है, पानी कितना ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है, और ऊपर से रिसर्च और डेवलपमेंट हम कितना R&D कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी R&D बहुत कम है, बहुत वीक है, और एक R&D ही होती है एग्रीकल्चर में जो कि किसी देश को एक कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकती है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। अब एग्रीकल्चर R&D की बात करें, देखिए एग्रीकल्चर R&D में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। दिस इज एक्सटेंशन फ्रॉम लैब टू लैंड, इन्वेस्टिंग इन इरिगेशन, कि कैसे यील्ड्स को बूस्ट किया जा सके, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, कैसे मार्केटिंग और बढ़ाई जा सके, फूड प्रोसेसिंग अच्छी की जा सके, ये सब बातें यहाँ पे आती है। तो R&D से डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो डेफिनेटली फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। अगर इंडिया बिल्कुल सेल्फ रिलायंट होना चाहता है फूड के मामले में, तो इट इज जनरली अग्रीड दैट इंडिया मस्ट इन्वेस्ट एटलीस्ट 1% ऑफ इट्स एग्री GDP इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो ये कहते हैं कि कंबाइंड अगर बजट्स की बात करें यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की, तो जो एक्सपेंडिचर ऑन R&D है, ठीक है, या एजुकेशन रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है ऑन एग्रीकल्चर R&D, वो 1% ऑफ एग्री GDP से भी कम है, तो वो 0.6% है। ठीक है, अब अगेन बहुत ही पेचीदा बात सामने आती है कि हमने सेल्फ सफिशिएंसी तो अचीव कर ली। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन हमने शुरू किया लेट 60s में, तो आज के टाइम पे हमारे पास प्रोडक्शन की तो प्रॉब्लम नहीं है। आज के टाइम पे हमारे पास सफिशिएंट अनाज है, वीट राइस के स्टॉक्स तो ओवरफ्लो कर रहे हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। फिर भी ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है उसमें हमारा रैंक 101 नंबर पे है, बच्चे फिर भी हमारे इतने मर रहे हैं। ठीक है, मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं इतना कुछ अचीव करने के बावजूद भी? और चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी हाल ही में हमने $400 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट भी अचीव करा है, लेकिन R&D में हम इतना एम्फोसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल फूड में इतना एम्फोसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं?
तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे ने यह बोला कि अगर आप 1 रुपया खर्च करेंगे एग्री R&D में तो उसका जो रिटर्न है वो आपको 11 रुपए का है, रादर दैन कि आप इतना इन्वेस्ट करें सब्सिडीज के ऊपर। देखिए, तो यहां पे अगर हम कॉस्ट ऑन बेनिफिट, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, ROI की बात करें, तो अगर 1 रुपया फर्टिलाइजर सब्सिडी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका जो रिटर्न है वो 1 रुपये से भी कम है, लेकिन R&D पे कर रहे हैं तो उसका जो रेट ऑफ जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 11 गुना ज्यादा है। तो यहां पे ये बात करिए कि सरकार इतना ज्यादा खर्चा सब्सिडीज में, फूड सब्सिडी, मनरेगा, इन सब में करती है। चलो ठीक है, करना भी चाहिए, बहुत जरूरी भी है, ठीक है। आफ्टर ऑल बहुत सारे लोग हैं जो डिपेंडेंट है सरकार की सब्सिडीज के ऊपर, लेकिन अगर हम सब्सिडी के ऊपर बजट जितना कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा ज्यादा बजट अगर हम R&D के ऊपर भी लगा सकें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो इंडिया कैन नॉट डेवलप कटिंग एज टेक्नोलॉजीज to attain competitiveness at a global level by being obsessed with subsidies। तो यहां पे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की बात करी गई है। बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, अगर हम इंडियन कंपनी की बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो बेयर, सिंजेंटा, तो ये कंपनीज हैं जो कि बहुत सारा जो अपना अमाउंट है, जो भी इनका टर्नओवर होता है साल भर में, वो R&D प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, डेवलपिंग हाईटेक इनपुट्स। तो ये जो कंपनीज हैं, दे आर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी दैट कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एड्रेस जो आज के टाइम पे करंट चैलेंजेस हैं फेस्ड बाय द फार्मर्स, फेस्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट चेंज। तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत जरूरी रहेगी अगर हमने R&D में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। चलिए दोस्तों, तो आज का लास्ट एडिटोरियल है द एरा ऑफ एन अनएम्प्लॉयड इंडिया, ये हिंदू में आया है। देखिए, इसमें बहुत जेनरिक बातें करी गई हैं, कुछ ज़्यादा नई बात नहीं है। देखिए, अब पैंडेमिक के चलते बहुत बेरोजगारी हमने देखी, पिछले 2 साल में बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, लेकिन बेरोजगारी की समस्या पैंडेमिक से पहले भी चल रही थी। इनफैक्ट अगर हम NSSO के सर्वे की माने तो 2017-18 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, मच बिफोर द पैंडेमिक ऑल्सो केम, वॉज अराउंड 6%। और अगर दिसंबर 2021 के एंड तक की हम बात करें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एज पर द डेटा बाय CMIE, दैट इज अराउंड अबाउट 8%। अब देखिए, ये बहुत सारा जो प्रॉब्लम आ रही है बेरोजगारी की, वो इस करके भी आ रही है कि हमारे यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे हैं वो ओवर क्वालिफाइड हैं, उन्होंने PhDs भी करी हुई हैं, लेकिन वो बहुत ही मिडिल और लोअर रंग गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखिए, ये जो बहुत लो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो लो पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है, जहां पे देखिए अब यहां पे इस तरह की जॉब्स में 12वीं पास बच्चा, 10वीं पास बच्चा या सिंपल एक ग्रेजुएट वो भी काम आ जाता है, लेकिन यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है कि PhD लेवल के बच्चे, MTech लेवल के बच्चे, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करके MBBS लेवल के बच्चे इस तरह की जॉब्स के लिए कंपीट कर रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट आ जाता है कि भी सरकारी नौकरी है, सिक्योर है, कि प्राइवेट सेक्टर में तो कभी भी आपको बाहर निकाल सकते हैं, कभी भी आपको फायर कर सकते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है, बिहार में कितने सारे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, तो अगर हम रेलवेज की बात करें, 35,000 पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी, लेकिन एप्लीकेशंस कितनी थी? 1.25 करोड़ एप्लीकेशंस। तो कैसे इतना सारा जो युवा है हमारा, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं कि यहाँ पे जो एवरेज एज है एक इंडियन सिटीजन की वो लगभग 28 साल है, तो इतने सारे जो लोग हैं वो डिपेंडेंट क्यों हैं गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर? क्यों हम जॉब क्रिएशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ बातें यहाँ पे समझनी जरूरी हैं कि देखिए गवर्नमेंट जॉब्स तो लिमिटेड है, तो चाहे वो IAS की हो, चाहे वो लोअर रैंक हो, चाहे वो मिडिल लेवल जॉब्स हो, तो ये जो जॉब्स है गवर्नमेंट जॉब्स है वो लिमिटेड है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे वैकेंसीज कम हो रही हैं साल भर साल, बैंकिंग की बात करें, SSC की बात करें, बाकी गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, ठीक है। तो देखिए, अब ये कंसेप्ट भी देखने को मिल रहा है कि जो लोअर गवर्नमेंट जॉब्स हैं, है ना, जो ग्रुप C या ग्रुप D लेवल जो जॉब्स हैं, वो कई बार कुछ डिपार्टमेंट्स उसको आउटसोर्स कर देते हैं, या वहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में वर्कर्स को हायर कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सितंबर 2021 में, ठीक है, सितंबर 2021 में कुछ रिपोर्ट्स ने ये बताया कि हिमाचल प्रदेश में 42 पोस्ट निकाली गई थी हिमाचल प्रदेश सेक्रेटेरिएट में, और अप्लाई करने वाले कितने लोग थे? 18,000 एप्लीकेंट्स। तो ये बहुत लो लेवल जॉब्स थी, लेकिन PhD लेवल के बच्चे इन जॉब्स को अप्लाई करना चाहते हैं, इन जॉब्स को हासिल करना चाहते हैं, बिकॉज सरकारी नौकरी है, एटलीस्ट एक सिक्योरिटी बनी रहेगी। तो ये जो डेस्परेट स्क्रैम्बल है फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, ऑब्वियसली बिकॉज देखिए प्राइवेट सेक्टर में देखिए आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर में आपको कभी भी हायर भी किया जा सकता है, कभी आपको फायर भी किया जा सकता है, इजी टू हायर एंड इजी टू फायर, ठीक है। तो अब प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो भी आज के टाइम पे जैसे हम देखते हैं बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है, ज़्यादा अच्छे कंडीशंस इतने एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं होते हैं, ठीक है। 12-12 घंटे 14 घंटे आपको काम करना पड़ता है, लेकिन उस तरह का देखिए अब जॉब प्रोफाइल तो आपको एज एन IAS ऑफिसर भी करना पड़ेगा, 14-15 घंटे तो आपको एज एन IAS ऑफिसर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि चलो जॉब सिक्योरिटी तो रहेगी, कल को हमको चाहे सरकारी नौकरी कोई भी मिले, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, लेकिन जॉब सिक्योरिटी रहेगी। अब इस डिपेंडेंसी के कारण हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट फिगर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद एक और बात आती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते ना
बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो कि अपने जो लेबर लॉज हैं उसमें बहुत रिलैक्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो इन द रीसेंट डेकेड्स देयर हैज बीन अ स्टेडी डिक्लाइन ऑफ स्टेट रेगुलेशन ऑफ लेबर कैपिटल रिलेशंस इन द फॉर्मल सेक्टर, कि कैसे हम बिजनेस को और प्रमोट कर सकें। लेकिन उसके चलते, ये डीरेगुलेशन के चलते क्या हो रहा है कि बहुत सारे वर्कर्स को निकाला जा रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते। अब ये जो वर्कर्स को निकाला जा रहा है ये कहां जा रहे हैं? अब ये ऑब्वियसली ढूंढेंगे कि भी छोटी मोटी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, कि भी प्राइवेट सेक्टर में तो हमको निकाल दिया बाहर, ठीक है, तो कल को हम प्राइवेट सेक्टर में फिर से जाएंगे, तो कल को कोई और कंपनी में जॉब करेंगे, फिर से हमको बाहर निकाल देंगे। तो इससे बेटर है कि हमको कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी ही मिल जाए। अब इससे क्या हो रहा है कि जो छोटी मोटी सरकारी नौकरी के लिए इतने बड़े बड़े क्वालिफाइड बच्चे जो कंपीट कर रहे हैं, तो जिन बच्चों के लिए या जिन युवाओं के लिए वो छोटी सरकारी नौकरियां निकाली गई थी, यानी कि जो 10वीं पास है या 12वीं पास है, अब वो जो बच्चे हैं वो अगेन वो और बेरोजगार हो रहे हैं कि उनकी जो नौकरियां हैं वो पढ़े लिखे बच्चे खा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत विशियस साइकिल क्रिएट हो रहा है। दिस has rendered a deep crisis for those with lower educational qualifications who strive for more modest government jobs। तो जो बच्चे 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या सिंपल ग्रेजुएट हैं, जो एक सिंपल सरकारी नौकरी से, ग्रुप सी या ग्रुप डी लेवल सरकारी नौकरी से भी खुश रहेंगे, अब उनको वो मौका नहीं मिल रहा बिकॉज बहुत जो क्वालिफाइड बच्चे हैं वो ये नौकरियां खा रहे हैं, ठीक है। Another index of mounting job insecurity and unemployment is the enhancement of educational qualifications, which have been stipulated for the recruitment into the better paid government jobs। चलिए दोस्तों, तो जाने से पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी के पेपर में आया था। विद रेफरेंस टू द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे कैनॉट एंगेज इन द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट 1 है। एंड दे कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स लाइक सेविंग अकाउंट। तो इनमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जो सही आंसर है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और दोस्तों, जो बच्चे मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम द एडिटोरियल, तो 2 क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने, कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जी, एन इकोनॉमी दैट क्रिएट्स फ्यूअर जॉब्स इज वन व्हिच ओवरवर्क्स सम व्हाइल रेंडरिंग लार्ज नंबर्स अनएम्प्लॉयड। क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए स्टेटमेंट को 250 शब्दों में। और दूसरा ऑप्शन ये है, स्टेट द कोरिलेशन बिटवीन स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर R&D एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ, ये एक पार्ट है क्वेश्चन का। How can private sector contribute for India to attain supremacy in agriculture, research and development? 250 शब्दों में इसको आंसर करिए। चलिए, दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।